साथियों, जय विज्ञान, जय संविधान। भारतीय पिछड़ा शोषित समाज संगठन की ओर से हमारे देश के सभी जो हमारे वर्कर है, जो हमारे कार्यकर्ता है, जो हमारे पदाधिकारी है, इन्हें विस्तृत माहिती देने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय एस जी माचलवार साहब ने एक अनोखा प्रयोग देश भर के साथियों को अपनी बात मनाने के लिए, बताने के लिए यह एक प्रयोग आपके सामने रखा है। साथियों, सबसे पहले तो मैं हमारे जो महापुरुष है, महात्मा तथागत भगवान गौतम बुद्ध, संत कबीर, वारकरी संप्रदाय के सभी संत, हमारे आधुनिक भारत के निर्माता क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, माँ फातिमा, कामगार नेता लोखंडे जी और हमारे पूरे देश को एक संग बनाने वाले और हमारे देश के सभी जातियों को जुड़ाने का काम करने वाले भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, माता रमाई, इनको मैं अभिवादन करता हूँ। ओबीसी के मसीहा, हमें जिनकी वजह से आरक्षण मिला, वह राजर्षि शाहू महाराज, इन्हें भी मैं अभिवादन करता हूँ। इस देश के प्रथम कृषि मंत्री भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुख, इनको भी मैं अभिवादन करता हूँ। साथियों, भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन यह एक वैचारिक आंदोलन चलाने वाला संगठन है। इस संगठन में ओबीसी, एससी, एसटी, किन्नर, 55 मुसलमान और धार्मिक अल्पसंख्यक जो साथी लोग हैं भारत में बसने वाले, उनके समग्र विकास का चिंतन, मनन और उपाय करने की योजना लोगों के दिल और दिमाग में लाने के लिए हम हरदम प्रयास कर रहे हैं। साथियों, गए कुछ दिन से हमारे साथी सम्माननीय गायकवाड़ जी, हमारे दूसरे साथी डॉक्टर ठाकुरकर जी, इनके जरिए आप तक हम सब लोग हमारी बातें पहुंचा रहे हैं। और इस बातें पहुंचाने में जिन्होंने आज तक अपनी विचारधाराएं रखी, वह चंद्रभूषण सिंह यादव जी, डॉक्टर संदीप कुमार यादव जी, डॉक्टर अनिल जयानंद, जयंत जिज्ञासु, लेनिन बिलोनेर, एडवोकेट धर्मवीर यादव, डॉक्टर रत्नाकर लाल, नारायण प्राध्यापक डॉक्टर नारायण भोसले, फिर से डॉक्टर रत्नाकर लाल, डॉक्टर ज्ञानेश्वर गोरे, मुलायम सिंह यादव, ये जेएनयू के छात्र संगठन वाले हैं, डॉक्टर अनंत राउत, जिन्होंने बहुत चिकित्सात्मक, और प्राध्यापक श्रावण देवरे साहब, इन्होंने अपनी बातें आपके सामने रखी है। आज संगठन की वजह ओर से मुझे अपनी बात रखने का मौका यहाँ पे, तो मेरा आज का सब्जेक्ट है आज की परिवेश में ओबीसी समाज की समस्याएं। हम बेसिकली ओबीसी जो है, तो हम महात्मा ज्योतिबा फुले के तत्वज्ञान से हम शूद्र है। बाबा साहब आम्बेडकर ने 28 मार्च 1928 को स्टार्च कमीशन के सामने इस देश में ओबीसी, एससी और एसटी, ये 3 प्रवर्ग का निर्माण किया। इसीलिए हमारे ओबीसी के जो निर्माता है, जन्मदाता है, हमारा बाप है, यह हम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को मानना चाहिए। और उन्होंने ही हमें हमारी आइडेंटिटी दी है। इस आइडेंटिटी के तहत हम हमारा पूरा उद्देश्य लोगों के सामने, जनता के सामने ला रहे हैं। हम हमारी जो सोच है,
यह सोच फुले, शाहू, अंबेडकर इनकी विचारधाराओं से चलकर जिन्होंने हमारे विकास के लिए सातत्य प्रयत्न किया है, जिन्होंने धर्मशास्त्र के खिलाफ जाकर ओबीसी को जागरूक किया है, ऐसी हमारी एक नई परंपरा, विचारधारा और पीढ़ी है। हम गए 5000 साल से हमारे इस तमाम डेवलपमेंट के बारे में बार बार सोचते हैं। हम शंभुक के बारे में सोचते हैं। शंभुक जिस बिरादरी से मैं आता हूँ और जिस बिरादरी से मेरे देश का पंतप्रधान आता है, उस बिरादरी के शंभुक थे, शूद्र थे, तेली बिरादरी के थे, मोड़ घांची बिरादरी के थे। उन्होंने यहाँ के तमाम आदिवासी, ओबीसी, एससी तबके शूद्राति शूद्र समाज के लोगों को पढ़ाया, लिखाया और उनमें वैज्ञानिक सोच निर्माण करने की बात की, तो यहाँ के जो सत्ताधारी लोग थे, जिसका वर्णन रामायण में आता है। प्रभु रामचंद्र के पास एक बम्मन जाता है और कहता है कि एक शूद्र हमारे राज्य में तपश्चर्या करता है, इसलिए मेरा बच्चा मर गया। प्रभु रामचंद्र जब जंगल में उन्हें खोजते हैं, उनके कुछ सवाल पूछते हैं, उनके सवाल के जवाब मिलने के बाद शूद्र को शिक्षा देने का, शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है। यदि वह शिक्षा लेता है, शिक्षा देता है, तो उसकी राजा के हाथ से सर मुंडवाया जाए, ऐसी प्रतिज्ञा, ऐसी योजना, ऐसी भूमिका, ऐसा कायदा उस टाइम पे था और शंभुक ऋषि की हत्या की गई और ओबीसी का सत्यानाश का प्रमाण पत्र हमें रामायण में मिलता है। साथियों, ये बातें तो वह महाकाव्य की थी, लेकिन आधुनिक परिप्रेक्ष्य में हमें सोचना चाहिए कि भारत में 1857 का पहला स्वतंत्र लड़ा निर्माण हुआ। उस लड़ा का नेतृत्व जो लोग कर रहे थे वो समर्थ थे, ऐसा बताया जाता, लेकिन लड़ाई में शहीद हुए जो लोग हैं वो ओबीसी, एससी, एसटी थे। वहां पे मुस्लिम शासक के दरबार में भी जो लड़ाई काम करते थे, वो लड़ाई लड़ने वाले लोग भी ओबीसी, एससी, एसटी थे। ये लड़ने के लिए इनका काम होता था, लेकिन इन्हें मुख्य प्रवाह में, विचारधाराओं में, निर्णय प्रक्रिया में इनका सहभाग नहीं होता था। इनको सिर्फ लड़ाई के लिए ही उपयोग किया जाता था। ये रियलिटी हमें समझ लेना चाहिए। यही बात आगे चल के जैसी इस देश में एक आंदोलन चला, लेकिन ब्रिटिशों की वजह से हमारे देश का विकास हो रहा है। ब्रिटिश हमारे माय बाप गवर्नमेंट है। ब्रिटिशों के वजह से हमारे देश में जो गलत परंपराएं हैं, गलत रीति रिवाज है, गलत पद्धति से जो राजनीति चल रही थी, उसका भंडाफोड़ इस देश में एक महामानव ने किया, जिसको हम कांति सूर्य बोलते हैं, जिनको हम सोशल रिवॉल्यूशन के फादर बोलते हैं, जिनको हम तात्या साहेब फुले बोलते हैं। इन्होंने इस देश में सही मायने में यहाँ के समाज व्यवस्था का भंडाफोड़ किया, यहाँ का समाज व्यवस्था का ऑपरेशन किया, यहाँ की समाज व्यवस्था के बारे में लोगों को जागरूक किया और सत्यशोधक समाज की निर्मित की, लोगों को पढ़ाया। इतना ही नहीं कि जब कोई महिला पढ़ती थी तो उसके पति जब खाना खाता था तो वो महिला पढ़ती थी, उसका खाना खाते वक्त उसके पति के जो ताट था, जिसको हम थाली बोलते हैं, वो थाली में कीड़े होते पड़ेंगे। इस तरह की जो जानकारी दी जाती थी, इस जानकारी को नकारने का काम क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया और अपनी पत्नी को सबसे पहले भारत में मुख्याध्यापिका बनाया, भारत में प्रथम शिक्षिका बनाया, प्रथम अध्यापिका बनाया। और उन्हीं वजह से हमारी ओबीसी समाज की महिला आज पढ़ लिख कर इतनी बड़ी हो गई है। तो हमें बार बार क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले को भी नमन करना बहुत जरूरी है। साथियों, हमें जो बताया जाता है कि पहले धर्म बाद में कुछ लोग बताते पहले देश बाद में धर्म, लेकिन बाबा साहब आंबेडकर
हमें बताते हैं मैं पहले ही भारतीय हूँ और लास्ट में ही भारतीय हूँ। हमें भारतीय होना ये सोच हमारे दिल और दिमाग में यहाँ के ओबीसी भाइयों ने डालना बहुत जरूरी है। हमें धर्मनिरपेक्ष, समता, बंधुत्व, न्याय और स्वातंत्र्य इस बारे में सोचना बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, जो बात की आज हमारे ओबीसी को बहुत जरूरत है, सबसे ज्यादा समतावादी हम बात करते हैं, सबसे ज्यादा स्वतंत्रता की हम बात करते हैं, समता की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, लेकिन जब बंधुत्व की बात आती है तो हमारे दिल और दिमाग में किसी की ना किसी के खिलाफ हम बात करना शुरू कर देते हैं। और ये जो ओबीसी समाज है, ये ओबीसी समाज को इस देश में एक इस तरह का इंजेक्शन दिया जा रहा है, इस तरह की दवाई दी जा रही है, इस तरह का वातावरण निर्माण किया जा रहा है कि यहाँ के ओबीसी के दिमाग में इस देश के धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ, खास करके मुस्लिम समाज के खिलाफ हमें लड़ना चाहिए, इस तरह का वातावरण इस देश में किया जा रहा है। मैं इतिहास के बातें आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन गए 3-4 महीने में, गए इस साल में जिस तरह की वातावरण ये देश में, यहाँ का मीडिया, यहाँ का प्रिंट मीडिया, यहाँ का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यहाँ का फेसबुक यूनिवर्सिटी, यहाँ का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हमें बता रहा है। हमारे महाराष्ट्र के जो मंत्री थे, उन्होंने सिर्फ एक सवाल केंद्र सरकार को पूछा कि भाई आप हमें इन धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिमों के खिलाफ क्यों बहका रहे हो? जबकि 30 जनवरी को इस देश में पहला रोगी कोविड का मिला, कोविड-19 कोरोना का मिला। उसके बाद ट्रंप को बुलाया गया, करोड़ों रुपए उसको लाने के लिए खर्चा किए गए। उसके बाद हाउस चला, उसके बाद आपने मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट बनाने के लिए ये कोरोना के लिए लॉकडाउन नहीं किया, ऐसा आरोप आप पे लगाया जा रहा है। दूसरी बात, दिल्ली गवर्नमेंट में जो पुलिस है वो केंद्र सरकार के अधीनस्थ है। जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जो पुलिस है यह महाराष्ट्र सरकार के अधीनस्थ है, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट में जो केंद्र सरकार है, यह केंद्र सरकार के अधीनस्थ जो पुलिस है, इन्होंने वहाँ पे जो एक बड़ा सम्मेलन हो रहा था, जिनके बारे में बार बार हमारे दिमाग में जहर घोला जा रहा है, उस सम्मेलन को आपने परवानगी क्यों दी? ये सवाल महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने पूछा, क्योंकि महाराष्ट्र के गृह मंत्री के तरफ एक फरियाद आई थी, हमें बंबई के पास एक प्रोग्राम बनाना है, आप हमें परवानगी दो। लेकिन महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने बताया कि कोविड-19 की वजह से हम आपको परवानगी नहीं दे सकते। फिर दिल्ली में जो प्रोग्राम हुआ उसके लिए आपने परवानगी क्यों दी? आपने परवानगी दी इसलिए बाहर देश से जो लोग आ रहे थे उनको आप पहचान नहीं पाए और आपके सहमति से इस देश में कोरोना फैलाने का षड्यंत्र रचा गया, ऐसा आरोप कुछ लोग आप पे लगा रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी आपने लेना चाहिए। साथियों, कोरोना इस भारत की उपज नहीं है। कोरोना इस भारत की किसी भी आदमी ने निर्माण की हुई प्रक्रिया नहीं है। ये तो हवाई जहाज से आया हुआ रोग है। ये हवाई जहाज से आने वाले लोग कौन हैं? ओबीसी है, एससी है, एसटी है। जो भी आते हैं उनको सबसे पहले दिल्ली या हर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल पे आपने उनको यह जानकारी नहीं दी, उनकी तपासनी नहीं की, उनको हमारे बहुजन समाज के घर तक आपने लाया, आपने भेजा और हमारे पे इतना जुल्म और जहाद किया कि हम बता नहीं सकते। इस देश में साथियों, जिस तरह की बातें बताई जा रही है, जिस तरह की बातें की जा रही है, जिस तरह की अर्थव्यवस्था, जिस तरह की समाज व्यवस्था, जिस तरह की जो नैतिकता है, ये जो बात बनाई जा रही है, इसके बारे में आप आज का जो विषय है, आज की परिवेश में
ओबीसी समाज की समस्या है, तो इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। मैं किसी भी मृत्यु का समर्थन करने वाला नहीं हूं, ना हमारा संगठन इसका समर्थन करता है। महाराष्ट्र में 2 घटनाएं घटी, इसकी जानकारी मैंने आपको देना यह मेरा कर्तव्य समझता हूं। एक जानकारी, हमारे महाराष्ट्र में पालघर के पास हमारे बड़े बुजुर्ग जो साधु हुए थे, उनकी निर्गुण हत्या की, उसका हम खंडन करते हैं। उसमें जो भी दोषी है उनको कड़ी की कड़ी सजा होनी चाहिए, ऐसी हम मांग करते हैं। और यह जो मानसिकता है, ये मानसिकता किसने फैलाई, इसका भी संशोधन होना चाहिए। अखलाक को किसने मारा, किस सोच ने मारा अखलाक को, इसकी भी जानकारी आपको मिलनी बहुत जरूरी है। और उन आरोपियों को पकड़ा गया, उनको जरूर शासन होगा, उन पे एफआईआर भी लॉन्च किया गया। साथियों, दूसरी घटना अभी 3 दिन पहले महाराष्ट्र में घटी। औरंगाबाद के करीब 16 मजदूर पटरी के ऊपर, उनके ऊपर चलाई गई, रेलगाड़ी उनके ऊपर से चलाई गई। किसी को ना किसी को तो दोषी ठहरना पड़ेगा ना अपने को। कौन दोषी है? ये 16 खून किए गए हैं, यह 16 लोगों को मार दिया गया है। जिन लोगों ने वो गिट्टी बनाई, जिन लोगों ने वो पटरी बनाई, जिन लोगों ने वो लोहा बनाया, जिन लोगों ने वो जो 2 पुलिया के बीच में सीमेंट का कंक्रीट डाला जाता है वो बनाया, उसी के ऊपर से वो जा रहे थे। जिन्होंने निर्मित की, उन्होंने उनका बलि वहां पे दिया गया। और इसके लिए किसी ना किसी को दोषी मानकर उन पे सजा होना चाहिए। चाहे केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेदार हो, चाहे राज्य सरकार जिम्मेदार हो, चाहे रेल मंत्री जिम्मेदार हो, चाहे रेलवे का डिपार्टमेंट जिम्मेदार हो, उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च होकर उनके सजा होनी चाहिए। जिस तरह की वो 2 साधुओं के लिए हमारी भावना है, उसी तरह ये 16 मजदूरों को मारने वाले, उनकी शहादत देने वाले के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात हमने समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह बात, वो जो दृश्य हमने दिखा, तो हमारे एक साथी है आनंद सिंह, वो लिखते हैं, इन रोटियों की ही तलाश में ही वे आए थे गांव से उजाड़कर शहर में। इन रोटियों की ही तलाश में ही वे आए थे गांव से उजड़कर शहर में। रोटी के ही खातिर उन्होंने फैक्ट्री में लोहा लगाया। रोटी के ही खातिर उन्होंने फैक्ट्री में लोहा लगाया और गलाया अपना हाड़ मांस, और गलाया अपना हाड़ मांस। अचानक रोटी की तलाश में वे फिर गांव की तरफ रुखसत हुए। अचानक रोटी की तलाश में वे फिर गांव की तरफ रुखसत हुए, लेकिन इसके पहले वे रोटी खा पाते, उनके गलाए हुए लोहे की पटरियों और पहियों के बीच उन्हें कुचल दिया उनका हाड़ मांस। यह जो बहुत ही विदारक अवस्था है, ये क्यों आई है भाई साहब? हमारे देश के मेरे पंतप्रधान जब भाषण देते थे तो बोलते थे अच्छे दिन आएंगे। वो बोलते कि हवाई चप्पल पहनने वाला मेरा देश का हर एक नागरिक यह हवाई यात्रा करे, हवाई जहाज में मैं उसे बैठा हुआ देखना चाहता हूं, ऐसी व्यवस्था करना चाहता हूं। लेकिन इस देश का जो सच है, यहाँ का जो पिछड़ा है, यहाँ का जो ओबीसी है, यहाँ का जो तेली, कुंभी, माड़ी, साड़ी, धोबी, धनगर, लोहार, सुतार, महार, मांग, चांबार, वट्टी, काष्टी, कोष्टी, कैकाड़ी, भिल्ल, गोवारी, माना, प्रधान, मुसलमान, ये जो 55 लोग हैं, ये जो 85% लोग हैं, ये जो बहुजन समाज के लोग हैं, ये जो ओबीसी, एससी, एसटी समाज के लोग हैं, ये लोग पैदल जा रहे हैं, ये लोग पटरियों पे जा रहे हैं, ये लोग बिना खाए बिना पिए कुछ भी तकलीफ सह सह के अपने गांव के तरफ जा रहे हैं। और दूसरी ओर यहाँ की समाज व्यवस्था में जिनको भारतीय संविधान में कुछ भी तरतूद न होने के बावजूद 10%
रिजर्वेशन दिया गया। जो सवर्ण खुद को मानते हैं, जो ओपन में आते हैं, ब्राह्मण, बनिया, कायस्थ, गुजराती, मारवाड़ी, कच्छी, ये जो अवांतर राजपूत, ये जो लोग हैं, ये सवर्ण समाज के लोग हैं, मराठा समाज के लोग हैं, सवर्ण समाज के लोग हैं। इन्हें ला जा रहा है, इन्हें हवाई जहाज फोकट में ला जा रहा है। यहां पे बताया गया कि हमें रेल से हमारे मजदूर भाई को भेजेंगे, उसका 85% पैसा हम दे रहे हैं, 15% पैसा राज्य सरकार ने दी जा रही है। साथियों, फेसबुक पे हमारे जो ओबीसी मजदूर है, हमारे जो एससी मजदूर है, हमारे जो एसटी मजदूर है, इन्होंने हमें पर्चियां बताई जिसपे भारत सरकार की रेलवे डिपार्टमेंट ने उन्होंने पैसे लिए हैं। इस तरह की समाज व्यवस्था हमारे देश में चालू है, जिनकी बदौलत ये देश खड़ा है, जिनकी खून पसीनों के तो बदौलत ये देश खड़ा है, उनकी ये अवस्था की है। इसका कारण क्या है पता है आपको? इसका कारण इतिहास में दबा हुआ है। महात्मा ज्योतिराव फुले अपने संघर्ष में बताते हैं, सत्यशोधक समाज की विचारधाराओं में बताते हैं कि जिन लोगों ने घर निर्माण किया, जिन्होंने पहिया खोदा, जिन्होंने दीवार खड़ी की, जिन्होंने लाइट लगाया, जिन्होंने आपका घर खड़ा किया, उनका अपने तहे दिल से शुक्रिया मनाना चाहिए। उनको सबसे पहले बुलाना चाहिए, उनको उनके दिए पैसे देना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। सबसे पहले यदि घर वास्तु करते हैं आप, तो उन मजदूरों को सबसे पहले खाना खिलाइए, उनका आभार मानिए, ताकि इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाने में उनका योगदान हुआ है। इस देश में हवाई जहाज के पुर्जे बनाने वाला हमारा ओबीसी है, हवाई जहाज के पहिए बनाने वाला हमारा ओबीसी है, हवाई जहाज जहां पे उतरता है वो रास्ता बनाने वाला, वो हवाई पट्टी बनाने वाला हमारा ओबीसी है। लेकिन हवाई जहाज के अंदर उसको बैठने की परिस्थिति हमारी नहीं है, उसको नहीं बिठाया जाता। रेलवे के अंदर वो हमारा ओबीसी, एससी, एसटी जो मजदूर है उसको नहीं बिठाया जाता। यह जो दुख भरी कहानी है, ये दुख भरी कहानी आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, और इस वजह से इस देश में हमें हमारे लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। साथियों, हमारे लोगों को जब जागरूक हम करेंगे तो हमारा जो आज का परिवेक्ष्य समाज है, इसके भी बारे में हमें जानकारी देना बहुत जरूरी है। यह जानकारी है कि हमारे ओबीसी, एनटी, वीजे, एसबीसी, यह हर एक भाग में विभागा गया समाज है। इस देश की सबसे ज्यादा कमजोरी यह है कि यहाँ पे जात के नाम पे संगठन खड़ा हो रहा है, यहाँ पे पोड़ जात के नाम पे संगठन खड़ा हो रहा है, लेकिन प्रवर्ग के नाम पे हम इकट्ठा आने की बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि भारतीय संविधान में हमें कलम 340 के तहत ओबीसी करके हमें हमारी जो मान्यताएं है वो मिल सकती है, हमारी जो जरूरतें है वो पूरी कर सकते हैं, हमारी जो डिमांड है वो ओबीसी करके हो सकती है, ना कि तेली करके हो सकती है, ना कि माली करके हो सकती है, ना कि सोनार करके हो सकती है, ना कि सुतार करके हो सकती है, ना कि पचमंदा करके हो सकती है, ना कि किन्नर करके हो सकती है। हमें प्रवर्ग की लड़ाई यह सब